फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमने 2 दिन पहले लेक्चर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। हमने कहा था कि नेफ्रॉन में एक वूमन कैप्सूल होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और उसके अलावा इसका ट्यूबुलर पार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर 3 मेजर पोर्शन होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनली, एंड लास्ट में डिस्टल ट्यूब्यूल जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये 3 पोर्शंस हैं, यू शेप लूप ऑफ हेनली, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनली सेंटर में आता है। इन तीनों ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन के और डिफरेंट किस्म के साल्ट्स की सेक्रेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है इस गुच्छे के अंदर, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। आप लोगों को तब भी बताया था कि यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, वूमेन कैप्सूल की वॉल्स यहाँ पर पोरस होती हैं कि इस वजह से जितना भी फ्लूइड है ब्लड के अंदर वो पास आउट होकर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ब्लड के अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर एंटीबॉडीज हैं, लार्जर आरबीसीज के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर वाइट ब्लड सेल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से पास आउट नहीं होते। सिर्फ वाटर और उसके अंदर कुछ साल्ट जैसा कि ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, इस तरह के मॉलिक्यूल उसके अंदर पास आउट हो जाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड। अच्छा, blood passing through the glomerulus is filtered into the Bowman capsule. It is specifically filtered here. यहाँ पे ही फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में। Unlike at other parts of the vessels, vessels हम इसको कह रहे हैं नेफ्रॉन को, कि नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स में कहीं भी फिल्ट्रेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस के बूमन कैप्सूल में। उसकी वजह यह है ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस, कि इसकी दीवारें पोरस होती हैं, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन इसी वजह से होती है कि यहाँ पे जो ब्लड पहुँचता है उसके पीछे एक हार्ड पंपिंग का प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहाँ पे खुद ही एक ब्लड का जो वॉल्यूम है यहाँ पे ऊपर एक फिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसा कि साल्ट्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होते हैं, ये सारे के सारे वूमेन कैप्सूल के अंदर मूव करके आ जाते हैं या फिल्ट्रेट हो जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि फिल्टर हो के वूमेन कैप्सूल के अंदर आ चुके थे, जब ये यूरिन पास आउट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जब ये यूरिन पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो यहाँ पे ये साल्ट्स और अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब होते हैं। इवन के ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मिकदार यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। लूप ऑफ हेनली और डिस्टल ट्यूब्यूल में यहाँ पे सेक्रीशन और वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद है सेक्रीशन, थर्ड प्रोसेस है। सेक्रीशन में क्या होता है कि ट्यूबुलर एपिथेलियम्स के जो नेफ्रॉन की अपनी वॉल्स है, नेफ्रॉन की जो अपनी लाइनिंग है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये भी नेफ्रॉन के अंदर वाली साइड पे कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं। जिस तरह एक स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ के अंदर का जो सुराख है तो उसको हम ल्यूमन कहेंगे। किसी भी पाइप की अंदरूनी खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं। इस तरह मैदे के अंदर खाली जगह, स्टमक के अंदर खाली स्पेस को हम ल्यूमन कहेंगे।
सेम कंसेप्ट इज हियर। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर वाली खाली स्पेस को ल्यूमन कहा जाएगा। तो ल्यूमन जो नेफ्रॉन की वाल्स के जो सेल्स हैं, जिसको हम ट्यूबुलर एपिथेलियम कहते हैं, ये ल्यूमन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस खारिज करते हैं। खास तौर पे उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये सेक्रेशन बहुत सिलेक्टिव होती है। दिस सेक्रेशन इज वेरी सिलेक्टिव। सिलेक्टिव इसलिए है कि ये पीएच को मेंटेन करती है जो उसमें से फिल्ट्रेट गुजर रहा होता है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से जो फिल्ट्रेट गुजरता है ब्लड में से, जिसमें से यूरिया होता है, कुछ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जाता है, उसकी पीएच को कुछ एसिडिक कर दिया जाता है। अच्छा, सेक्रीशन के बाद उसके बाद किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंसंट्रेशन की इसलिए जरूरत पेश आती है कि आपको पता है अगर इंसान कम मिकदार में वाटर इनटेक करे, कम पानी पिए, तो उसको यूरिन भी कम आता है। अगर ज्यादा पानी पिए तो उसको यूरिन ज्यादा आता है। बहुत कॉमन सी बात है। तो इस सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं किडनीज। किडनीज के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म होता है, खास तौर पर नेफ्रॉन के लेवल पर। नेफ्रॉन के लेवल पर ये खास मैकेनिज्म होता है, वो इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर ब्लड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है या वाटर की मिकदार ज्यादा है, तो किडनी से वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होती है। मतलब अगर खून में पानी ज्यादा है तो नेफ्रॉन पानी को भी कम एब्जॉर्ब करेंगे, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा नेफ्रॉन के रास्ते से निकालेंगे ताकि वाटर रिलीज हो जाए। और इसी तरह अगर बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम है तो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन की मैक्सिमम ये एफर्ट्स होती है तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करें, कि पानी को महफूज करें, बॉडी का वाटर लॉस होने से रोकें। खास तौर पे स्पेशली गर्मियों में अगर किसी ने पानी कम पिया हो तो उसकी बॉडी मैक्सिमम एफर्ट्स करती है कि वाटर को रीस्टोर करें, वाटर को प्रिजर्व करें। ऐसा आपने देखा होगा रमज़ान में, ड्यूरिंग फास्टिंग, रमज़ान में पानी की कमी वाक़या हो जाती है तो बॉडी उस पानी की कमी को दूर करने के लिए किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। लिहाजा ये वाटर की कंजर्वेशन जो है ये बॉडी का या किडनी का एक प्रिंसिपल फंक्शन होता है। और इससे क्या होता है, जब पानी ज़्यादा महफूज किया जाता है तो यूरिन कंसनट्रेटेड होता है। जैसे यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क होगा, ज़्यादा डार्क कलर का यूरिन भी इस चीज़ की सिम्टम होता है कि बॉडी में वाटर की कमी है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। और इन द सफिशिएंट सप्लाई और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी जब बॉडी में होगा तो किडनी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में वाटर को रिलीज करेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्मोटिक यूरिन रिलीज होगा। हाइपोस्मोटिक, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होगा और साल्ट बहुत कम होगा। एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कंट्रोल करता है वाटर की कंसंट्रेशन को यूरिन के अंदर। इसको भी हम आगे जाके अगली नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन कॉजेज द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। मतलब रीअब्जॉर्प्शन को अगर कम कर दिया जाए, अगर नेफ्रॉन से पानी की मिकदार को कम मिकदार में जज़ब किया जाए तो डाइल्यूट यूरिन होगा और ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा। लिहाजा लेकिन बहरहाल ह्यूमन किडनी है, खासतौर पे तमाम मैमेलियन किडनी जो है, इनमें ह्यूमन किडनी ये बहुत ही स्पेशलाइज होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस में से 99.5% ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है।
अच्छा, ये हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने पढ़ा था जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, दीज आर वेरी स्पेशल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन की डेफिनेशन ये कही थी कि ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं। तो जब ये फ्लूइड पास आउट होता है कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ आता है ये मेडुला की तरफ, तो इसके अंदर ही एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और ज्यादा हो जाता है और ज्यादा मिकदार में वाटर री एब्जॉर्ब होता है। तो इस स्पेशल प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या करता है? द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म causes the gradual osmotic outflow of water। ग्रेजुअल का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। जो नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन की ल्यूमन में वाटर होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके नेफ्रॉन से निकाल के बाहर की तरफ ले जाता है। causes the gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney as it passes downward in the descending loop of Henle। descending loop of Henle, जो लूप है, लूप शेप ट्यूब्यूल्स है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये 3 पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। एक वो पोर्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम देखेंगे। एक है जो नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये यू टर्न। उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ जा रही है लूप। असेंडिंग इसलिए कहते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ अपवर्ड राइज हो रही है, और जहां पे ये डाउनवर्ड मूव कर रही है इसको कहते हैं डिसेंडिंग, कि ये डिसेंड हो रही है, नीचे की तरफ बह रही है। यू टर्न, उसके बाद असेंडिंग। इन तीनों ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम दो डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग के का मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है। कि जैसे ही ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये गुजरता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से गुजरता है, तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद फर्दर मोर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कह रहा है कि जब ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, डज नॉट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट। जबकि यहाँ पे सेक्रीशन होती है सोडियम आयन की। सोडियम आयन की here inside actively transport sodium ions into the kidney interstitium to sustain its high concentration। लिहाजा अपनी हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सोडियम आयन की सेक्रीशन होती है। इस सारे मैकेनिज्म के अंदर हार्मोन का बहुत अहम किरदार होता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने में या यूरिन को डाइल्यूट करने में। ये जो सोडियम आयन का एक्टिवली अपटेक है, सोडियम आयन को अपटेक किया जाता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर। जो असेंडिंग लिम्ब है, या इसको हम थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम कहते हैं थिक लूप ऑफ हेनले। इट मीन्स कि जो डिसेंडिंग है उसकी वॉल्स थिन होती हैं और असेंडिंग लिम्ब की वॉल्स थिक होती हैं। लिहाजा जहाँ पे थिन है वहां पे वाटर बहुत तेजी से रीअब्जॉर्ब होता है, इसकी वॉल थिक है, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सेक्रीशन होती है, दैट इज द सेक्रीशन ऑफ सोडियम आयन। और इसको कंट्रोल किया जाता है अंडर द हार्मोन ऑफ एल्डोस्टेरोन। और आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड होता है एक, किडनी के ऊपर मौजूद होता है। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द किडनीज। और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स स्पेशली एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन ये यूरिन की
कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लूप से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है ये ब्रेन का भी पार्ट होता है, दिमाग के अंदर मौजूद होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से उसकी एक छोटी सी लोब होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से ये रिलीज होता है। जितना ज्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा उतना ज्यादा जो है वो एक्टिवली वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। एक्टिवली वाटर को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला इज ए मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। इंसानों के अंदर जो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है ये एक मेन फैक्टर है कि ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वाटर अपटेक होता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला। किडनी के जो पार्ट है कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ जब ये फिल्ट्रेट फ्लो करता है तो उसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब होता चला जाता है। यही एक फैक्टर है कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। लिहाजा किडनी में नेफ्रॉन के अगर मैकेनिज्म को देखा जाए कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट यूरिन भी प्रोड्यूस करता है, उसके बरक्स ये साल्ट की खास तौर पे सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के मैकेनिज्म को ये बॉडी में कंट्रोल करता है। इन्हीं फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाता है कि किडनीज आर द मेजर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द लिविंग बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये जो वेरिड कंसंट्रेशन है, वेरिड कंसंट्रेशन के बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएबिलिटी है। कितना ज़्यादा कंसंट्रेट करना है यूरिन को या कितना डाइल्यूट करना है, ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर वाटर कितना अवेलेबल है। जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा उतना डाइल्यूट यूरिन होगा, जितना वाटर कम होगा उतना ही कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। तो these are the kidneys are the major osmoregulatory organ of the living organism। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल जो है हम इंशाल्लाह ताला किडनी प्रॉब्लम्स